नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने अब काफ़ी सफ़र आगे तय कर लिया है और आज 18वें टेस्ट के प्रश्नों की परिचर्चा के लिए आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जीतौर मेहनत कर रहे होंगे और अपने एक एक पल का सदुपयोग कर रहे होंगे। आइए आज के पहले प्रश्न पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके बीच क्या है साथियों? हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है, तेल, ग्रीस और पेंट से लगने वाली आग किस श्रेणी में रखी जाती है? तो हमेशा याद रखना, ये हमारी जो हैं आपकी ऑयल फायर हैं, तेलीय आग हैं। और तेलीय आग को ध्यान रखना आप लोग, तेलीय आग को क्लास बी के अंदर रखा गया है। ठीक है, इसे बुझाने के लिए हम लोग झाग प्रकार का फायर एक्सटिंग्यूशर यानी फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं, या नहीं तो हम लोग साहब ड्राई पाउडर टाइप का, ठीक है, ड्राई पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये भी उपलब्ध नहीं हो तो CO2 का हम यूज़ करते हैं। मेरा जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लास ए के अंदर हम लोग कार्बोशियम फायर को रखते हैं। मैंने कई बार आपसे चर्चा किया है, ये कार्बोशियम फायर हमारी जो हैं क्या हो जाएंगी साथियों? लकड़ी, कागज, ठीक है, आपका कपड़ा, सूखा खरपतवार, उस सब में लगी आग होती हैं। क्लास डी के अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल फायर आती हैं, साथ ही साथ हमारी धात्विक आग भी इसी के अंदर आती हैं। किसी भी मेटल के पार्ट्स में जो आग लगी हैं, ठीक है, वही इसी के अंदर आती हैं। इसके लिए CTC और CO2 लिया जाता है, यह तो पानी रेत से बुझ जाती है। क्लास सी के अंदर हमारी गैसीय फायर आती है। समझ गए क्या आती है? गैसीय फायर। और ये गैसीय फायर आपके LPG वगैरह में जो लगी आग होती हैं वो सब आती हैं। इसे बुझाने के लिए हम लोग CTC का प्रयोग करते हैं। CTC का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, जिसको हम लोग केमिकली क्या लिख सकते हैं? CCl4 लिखते हैं साथियों। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर का प्रयोग साथियों ध्यान रखना, हमारी जो टी स्क्वायर है इसका प्रयोग सतह की असटीकता को 90 डिग्री पर वो है कि नहीं है, मेरा कॉर्नर 90 पे है या नहीं है, ये जांचने के लिए करते हैं। ये वाला भाग मेरा क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्लेड कहलाता है। इसे हम लोग स्टॉक कहते हैं या समान रूप से हम हेड के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है? अगर ड्राइंग में आप देखिएगा तो हम लोग समांतर, पैरेलल, परपेंडिकुलर क्या कर सकते हैं? हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा सरकार, लाइन खींचने में भी काम करते हैं। 90 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं, पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है। और ये सब करना हमारे लिए बहुत ही सुलभ और सुगम हो जाता है। ड्राइंग शीट के अबोनी एज पे रखते हैं। अगर कोई बढ़ई मान लीजिए किसी टेबल को बनाने का काम किया है, इस कॉर्नर से हमें ये चेक हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल 90 पर है या नहीं है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 के कोण की सटीकता को मापने के लिए हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कॉपर तार का प्रतिरोध यानी समान आर का हमारा क्या है? मान है मेरा प्रतिरोध का कितना? आर। अनुच्छेद क्षेत्र, लेकिन दुगने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर में क्या किया गया? जोड़ा गया। जब आप लंबाई दोगुना कर देते हैं तो मेरा प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है, क्योंकि मेरी आर जो होती है वो समानुपाती एल के होती हैं। अब यहां जो सिचुएशन बनी है ये हो गया 2R 2R 2R, है ना, और फिर यहाँ 2R। तो हमारे 2R मान के 4 प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हैं सरकार? पैरेलल में जुड़े हैं। अब आपसे पूछ रहा है R इक्विवेलेंट, तो जब मेरे समान मान का N प्रतिरोध है पैरेलल में जुड़ा हो
तो इक्विवेलेंट R/N होता है, जहां R किसी एक प्रतिरोध का मान है, तो मेरे एक प्रतिरोध का मान 2R हो गया। संख्या मेरी कितनी है, 4 है, तो 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, मेरा मान कितना हो गया, R/2 हो गया। हम ऑप्शन नंबर कौन सा लें साथियों, बी। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वी आर गोइंग विद द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डियर फ्रेंड। चलें आगे बढ़ें। आइए साहब, अगला प्रश्न है, बिजली की खपत इसमें सबसे अधिक होती है। तो हम सब देख रहे हैं, मेरा आयरन का भी हम लोग अब 350 वाट से लेकर के 700 वाट के भीतर ही सिमट जा रहे हैं। हमने अच्छी गुणवत्ता बनाई है, वाटेज मेरा कम हो गया। वॉशिंग मशीन भी जो आपका रहता है वह 300 से लेकर के आपका 400 वाट के बीच में ही मेरा अब मेंटेन हो रहा है। मेरी वैक्यूम क्लीनर भी जो है या लेस देन आपकी क्या होती है, 400 वाट में, यानी कि हम मैक्सिमम अगर जाएं यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर के लिए तो मोटा मोटी आप रख लीजिए वही 500 वाट के अंदर ही हम नॉर्मली रह जाते हैं। वाटर हीटर जो है किसी भी हाल में 1000 वाट या उससे क्या होता है, अधिक में हमारा कम क्या होता है, उससे अधिक वाटेज का हुआ करता है। तो दिए गए सभी उपकरणों में वाटर हीटर जो है इसकी क्या होती हैं, वाटेज ज्यादा होती हैं। और यहाँ पर हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में याद रख लेना साथियों, हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का। किसका प्रयोग करते हैं सरकार, हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, निकेल और क्रोमियम का। जहां निकेल है आपकी 80% और 20% क्या है, क्रोमियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में चालकत्व बताइए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है साथियों। हम चालकत्व निकालने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं। सबका पैरेलल कर दें और आप जानते हैं आपका G बराबर क्या होता है, 1/R होता है। अगर हम R इक्विवेलेंट निकाल लें तो G निकालना मेरे लिए सरल हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 40-40 और 10 आपस में पैरेलल है, तो 40-40 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 40/2 यानी 20। अब परिस्थिति मेरी क्या हो गई, अब मेरी परिस्थिति हो गई 10 और 20। यहां पर आपका 10 ओम, यहां आपका 20 ओम आपस में पैरेलल। तो आइए हम लोग कर देते हैं 10 गुना 20/20 प्लस 10, तो आपका हो गया 200/30, 0 कट गया, 20/3 ओम मेरा R इक्विवेलेंट आया। अब हम यहां से G निकाल लें तो 1/R इक्विवेलेंट करें तो 1/20/3, तो क्या हो जाएगा आपका साथियों, मान हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 0.175 आपकी महो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सरकार, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.175 महो। हम जानते हैं ना, इसे हम लोग महो से भी व्यक्त करते हैं, ओम इनवर्स से भी व्यक्त करते हैं, और हम इसे साइमन से भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि साइमन ने इसको क्या किया था, सीमेन ने इसको खोजा था, इसीलिए उसके सम्मान में हम इसे सीमेन भी कहा करते हैं। विद्वान मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कम्यूटेटर डैश में प्रयुक्त होता है। तो कम्यूटेटर हमारी डीसी मशीन में प्रयुक्त होता है। कहां पर होता है, डीसी मशीन में होता है। अब आप कहेंगे सर मोटर में कि जनरेटर में, मोटर में भी होता है और मेरे जनित्र में भी होता है। ठीक है, मेरा जो मोटर है उसमें यह क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, और जनित्र में क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ये उठा हुआ भाग जो है इसको हम राइजर कहते हैं। इसी के साथ हम लोग वाइंडिंग को जोड़ने का काम करते हैं। यह जो सेक्शन बना है यह किसका बना होता है साहब, हार्ड ड्रॉन, किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ये जो काला काला देख रहे हैं बीच में, ये अभ्रक की क्या है साहब, पत्ती है। इंसुलेशन के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यूज करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मेरा सीधा जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन डीसी मोटर दिया है जिसमें यूज तो हम कर ही रहे हैं, इसीलिए उत्तर क्या ले लेंगे, ऑप्शन सी ले लेंगे।
आइए मेरे वैज्ञानिक साथियों, अगला है रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एसी डीसी को कैसे प्राप्त करते हैं? आप यहां पर देते हैं 3 फेज का मोटर और इस मोटर के साथ कपल करते हैं आप किसको? डीसी जनरेटर को। किसको कपल करते हैं? डीसी जनरेटर को। और फिर आपको क्या मिलती है? डीसी। यहां आप क्या दिए थे? 3 फेज एसी। तो देखिए तो आपने क्या किया है, लिया है इलेक्ट्रिकल पावर और उसको मैकेनिकली क्या किया है? कपलिंग। अब मैकेनिकल कपलिंग करने के बाद शाफ्ट को घूमने से अब फिर आपने जनरेटर का शाफ्ट घुमाया है। और जब जनरेटर का शाफ्ट घूमता है तो अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है और जब उसको काटता है तो क्या मिलती है? डीसी मिलती है। इसलिए मेरे विद्वान साथियों, जीवन भर याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक शक्ति के माध्यम से शाफ्ट को घुमा करके तब डीसी जनरेटर द्वारा क्या करते हैं? डीसी प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। चल क्वाइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट, मूविंग क्वाइल, यानी इसको पीएमएमसी कहा जाता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। यहां पर जो साथियों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम का क्या किया जाता है? कंट्रोलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ डैम्पिंग के लिए हम लोग एडी करेंट डैम्पिंग का किसका यूज करते हैं? एडी करेंट डैम्पिंग का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये है हमारा साहब जी मूल तत्व। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, टॉर्क वेट रेशियो क्या होता है? यहाँ पर टॉर्क वेट रेशियो हमारी क्या होती हैं? उच्च होती हैं। इसकी सेंसिटिविटी ध्यान रखिएगा, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती हैं? उच्च होती हैं। ध्यान रखिएगा इसकी सेंसिटिविटी क्या होती हैं? उच्च होती हैं। समझ गए? इसके माध्यम से अब मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, इसका स्केल लीनियर होता है। यहाँ टीडी समानुपाती आई के होता है। क्या होता है? टीडी समानुपाती आई के होता है। मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी समानुपाती थीटा के होता है। फाइनली थीटा आई के समानुपाती हो जाती है। उतना ही आपका ट्विस्टिंग होता है जितनी की हमारी करंट है। अब आप कहेंगे सर स्प्रिंग किस चीज का होता है? तो मेरा स्प्रिंग बहुत मजबूत होता है। यह आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। किसका होता है मेरे विद्वान मित्रों? फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। तो मेरी राइट आंसर क्या हो जाएगी? चल कॉइल वाले उपकरण सिर्फ और सिर्फ डीसी के करंट और वोल्टेज को मेजर करने का काम करते हैं। ओनली डीसी को हम मापने में सक्षम भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। तुल्यकालिक मोटर में मोटर को एसी पावर का मान, सिंक्रोनस मोटर में जो मेरी एसी पावर होती है उसका मान आपका होता है साहब, अगर आप P3 फेज की बात करेंगे तो आपका कितना निकलेगा? 3 VPH IPH cos फाई मिलेगा। इसी को लाइन में व्यक्त कर दें तो √3 VL IL आपकी क्या हो जाएगी? cos फाई हो जाएगी। यही मेरे आउटपुट का पावर होता है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस द इक्वेशन नंबर बी इज करेक्ट, √3 VI cos फाई, जहां cos फाई आपका क्या है? पावर फैक्टर है। आप सब जानते हैं मेरी जो सिंक्रोनस मोटर है, कभी भी मत भूलना विद्वानों, मेरी जो सिंक्रोनस मोटर है यह आपकी क्या होती है? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है। क्या होती है? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, अपने से प्रारंभ नहीं होती, डबल एक्साइटेड होती हैं। स्टेटर को हम देते हैं 3 फेज एसी और इसके रोटर को हम क्या देते हैं? डीसी प्रदान करते हैं, तब भी नहीं चालू होती। हमें पोनी मोटर लेना पड़ता है, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करना पड़ता है और ये सदैव एक फिक्स गति NS बराबर 120 F/P पर चलती हैं मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण। किसके कारण? मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण इसकी गति में कोई चेंजिंग नहीं होता, भले लोड घटे या बढ़ जाए। इसका प्रयोग हम करते हैं पावर फैक्टर के सुधार के लिए और वोल्टेज रेगुलेशन के सुधार के लिए। इन दोनों चीजों के लिए इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो जीवन भर याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ डियर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का हम क्यों प्रयोग करेंगे? नाम से ही संस्कार समझ में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो है हमारी लाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटता है। आपको रिक्वायरमेंट जितने की है उतना ही उधर उधर आपका शिफ्ट करता है। तो वोल्टेज को प्रॉपर रूप से, वोल्टेज को एक समान रूप से वितरित करने के लिए, वोल्टेज को एक समान रूप से वितरित करने के लिए तब हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, जिससे सारी चीजें क्या होती हैं? बराबर
बराबर मात्रा में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है और यह सबसे बढ़िया मेथड है। आज इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम अगर डोमेस्टिक की बात करें तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का यूज करते हैं, जिससे हमारी वायरिंग के लिए भी जितने उपकरण है सबकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, बढ़िया हो जाती है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी डियर फ्रेंड। चलिए कह रहा 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देगा। तो साहब जी मेरा नॉर गेट है। आप सब तो काफी मेहनती छात्र हैं, आपकी विद्वता को मैं भी नमन करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हमारा जो नॉर है यह बना कैसे है। यह नॉट प्लस और से बना है। क्या बना है? नॉट प्लस और से बना है, जो कि नॉर हो गया। नॉट मेरा क्या होता है, अगर ए इनपुट दीजिए तो ए इनवर्स हो जाता है, और आपका क्या होता है, ए प्लस बी आप दे रहे हैं तो हमारा ए और बी दे रहे हैं तो ए प्लस बी और में हो जाता है। तो इसका जो है, अगर आपने ए बी और सी 3 इनपुट दिया है तो हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का बार हो जाएगा। अब आप ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0 करते हैं तो 0 का इन्वर्स यानी आपका क्या होगा, 1 होगा, है ना। मतलब स्पष्ट है, जब सभी इनपुट हमारे लो होंगे तभी आउटपुट क्या होगा, उच्च मिलेगा। यानी जब सभी इनपुट निम्न होंगे तब हमको आउटपुट उच्च मिलेगा। पलट के देख लीजिए, 0 1 0 तो 1 आ गया, 1 का उल्टा करिएगा 0 आ गया। कोई भी एक अगर हाई रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हमारा आउटपुट लो आ जाएगा। इसीलिए जब सब लो रहेगा तभी ये मेरा हाई आएगा। यही तो इसकी खासियत है। और हम सब जानते हैं नैंड गेट और नॉर गेट को किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। और एंड नॉट, ये तीनों को बेस गेट कहा जाता है। यह मेरा आधार स्तंभ है, इसी के आधार पर हम बाकी गेटों की पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कह रहा कोल कैथोड डिस्चार्ज विधि, यह भी मेरी एक प्रकार की गैसियस डिस्चार्ज ही है, लेकिन यह जो गैसियस डिस्चार्ज लैंप विधि है, इस विधि में हमारी कैथोड गर्म नहीं होती, हीट का उत्सर्जन ऑन बिहाफ ऑफ कैथोड नहीं है। इसीलिए हम इसको किस रूप में जानते हैं, तो हम कोल कैथोड कहते हैं। यह सिद्धांत नियॉन लैंप में जो है यूज किया जाता है। नियॉन लैंप की आयु बहुत ज्यादा होती है, 50,000 आवर्स होती है। और याद रखना, हम लोग इंडिकेटर के रूप में इसका क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। आजकल सजावटी लाइट में भी नियॉन साइन ट्यूब का यूज बहुत हो रहा है। 1 ओम से 1 मेगा ओम के परास का प्रतिरोध है। एक्चुअली यहां पर लिखना चाहिए था 0.1 मेगा ओम, ठीक है। कितना? 1 से 0.1। तो 1 से 0.1 का जो मेरा प्रतिरोध है, आप जानते हैं मेरे विद्वान मित्रों, यह जो है आपका कौन सा प्रतिरोध है, यह मध्यम मान का प्रतिरोध। क्या है? यह मध्यम मान का प्रतिरोध है। और इस मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन। केल्विन की मदद से 1 ओम से कम का, यानी यह जो है मेरा क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। और याद रखना, मेगर का प्रयोग आप 0.1 मेगा ओम से अधिक के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। 0.1 से 1 मेगा ओम से अधिक के लिए। तो मेरी जो मेगर है साथियों, ध्यान रखना, ये उच्च इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने का काम करता है। क्या करता है विद्वान मित्रों? उच्च इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने का काम करता है। तो मेरा राइट आंसर क्या है यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत करनी पड़ती है? इसका ब्रश और कम्यूटेटर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रश का घर्षण आपके किससे हो रहा है, मेरे कम्यूटेटर से हो रहा है। और मशीन में डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर आपको मालूम ही है, एसी को डीसी में बदलता है
और मेरी ब्रश उस डीसी को कलेक्ट करके कहाँ देती हैं साहब, तो मेरे आउटपुट में देती हैं। जनरली जो ब्रश लेते हैं वो हम कार्बन का लेते हैं, क्योंकि मेरा कार्बन सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस उच्च होने के कारण स्पार्किंग जल्दी बिल्कुल भी नहीं होती हैं, इसलिए हम ऐसा करने का काम करते हैं साथियों। चलिए, किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय और मजबूत है, तो आज के समय में पूरे मार्केट में छाया हुआ है कंसील कंड्यूट। ये बात अलग है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन है साहब जी कैसा, पूरी तरह से सुरक्षित। आप प्लस दीवारों की खूबसूरती भी जबरदस्त रहती है। जब मकान बना रहे होते हैं तो सेटरिंग के टाइम पर ही हम लोग पाइपिंग करने का काम वहां पर कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसी टाइम में क्या करते हैं हम लोग, पाइपिंग करने का काम करते हैं। और हर आदमी आजकल अपने घर में इसी का यूज कर रहा है। अंदर में सब दीवार कटिंग करके हमने सारा पीवीसी पाइप को डाल दिया, उसको हुक लगा के टाइट कर दिया, ऊपर से प्लास्टर कर दिए, पेंट कर दिए। सिर्फ हमें क्या दिखता है, मेरा बोर्ड दिखता है और उस पर स्विच, बाकी कहीं भी कुछ आपको पता नहीं चलता है। तो पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित और जबरदस्त है ये। SCR में क्या होता है साथियों, SCR की बात करते हैं। इसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर। क्या नाम है, सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर इसका पूरा नाम है। विद्वान मित्रों, इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं। आप देख लीजिएगा, PN है ना, यहाँ मेरा एक जंक्शन J1, यहाँ जंक्शन J2, यहाँ जंक्शन आपका J3, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो 4 हमारे क्या होते हैं आपके साहब लेयर, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल होता है। आपका एनोड, यहाँ पर आपका कैथोड, और इधर आपकी क्या हो जाती है, गेट हो जाती है। तो एनोड, कैथोड और गेट, ये 3 हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो हम क्या उत्तर दे दें, 3pn संधि क्या हो जाएगी, 3pn संधि हो जाएगी। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। कह रहा 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो मेरे पास बड़ा ही अच्छा प्रश्न आ चुका है, आप लोगों की इजाजत हो तो इसको हल करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी इजाजत हो चुकी है। तो V बराबर 6 वोल्ट है और Q बराबर हमारा कितना कह रहा है, 1 कूलम कह रहा है ना। अब सरकार हम यहाँ क्या कर लें, जल्दी से बता दीजिए हमारा क्या मान हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सरकार हमारी एनर्जी कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ वर्क को कैलकुलेट कर लें, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मेरे लिए सुलभ हो जाएगा, है ना। तो हम सब यहाँ जानते हैं मेरा W क्या होता है, जल्दी से बताइए, V इंटू क्यू हो जाता है। क्या होता है, मेरी W V इंटू क्यू हो जाती है। तो हम लोग यहाँ क्या कर दें, मेरे पास कूलम है तो चार्ज की बात यहाँ पर हो गई, प्रति कूलम आवेश। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑन ऑफ दिस हम W का मान अब क्या लिख देंगे, 6 गुना 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो क्या हो जाएगा, 9.6 इंटू 10 के पावर -19 आपका जूल में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर हम कौन सा ले लेंगे, D नंबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे सरकार, ऑप्शन नंबर D के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरी ऊर्जा और कार्य दोनों आपस में क्या हैं, समान हैं। ठीक है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा डीसी मोटर में कौन सा स्टार्टर उपयोग में नहीं लिया जाता, स्टार डेल्टा नहीं लिया जाता। ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इसका यूज करते हैं। अगर मोटर की रेटिंग 5 HP से लेकर 20 HP तक होगी तब। 2 पॉइंट का प्रयोग डीसी श्रेणी मोटर में, कहां पर, डीसी श्रेणी मोटर में करते हैं। 3 पॉइंट का प्रयोग जो है यह डीसी शंट में करते हैं। 4 का प्रयोग डीसी कंपाउंड में करते हैं विशेष रूप से, प्लस हम लोग डीसी शंट में भी करते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो यह कंपाउंड में भी यूज किया जा सकता है। किसको, मेरे 3 पॉइंट वाले को क्या किया जा सकता है, कंपाउंड में भी यूज किया
जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान कीजिए। ठीक है, सबसे छोटी तार गेज हम जानते हैं मेरा गेज कितना होता है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का 0 से लेके 36 तक का नंबर होता है। आप जानते हैं SWG नंबर जितना बढ़ेगा तार उतनी क्या होगी, पतली होगी। तार जितनी पतली होगी मेरा रेजिस्टेंस उतना उच्च होगा, मेरी करंट उतनी निम्न हो जाएगी। और SWG नंबर जितना कम होगा तार उतनी क्या होगी, मोटी होगी। तार जितनी मोटी होगी रेजिस्टेंस कम होगा, आई का मान उच्च हो जाएगा। अब यहाँ जो पूछा है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि सबसे पतला तार कौन होगा। तो 15, 38, 40 है तो 40 वाला ना सबसे पतला हो जाएगा। इसमें दिए गए में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस तो 40 का होगा। तो यहाँ उल्टा चलता है कंसेप्ट, समझ गए विद्यार्थी जी। जिसका होता है अधिक, हमारा ध्यान दीजिएगा, जिसका होता है अधिक वैल्यू वह होती है उतनी पतली तार, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। निम्नलिखित में से सबसे कम मजबूत प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो मटेरियल है जिसमें म्यूआर का मान लेस देन 1 होता है, यानी इसमें चुंबकीय चालकता की बात आप करेंगे, चुंबकीय परमीएंस की बात करेंगे तो वह यहाँ नेग्लेजिबल है, मिन्ना के बराबर है, ऐसा मैं कहता हूँ। और ये जो मेरे पदार्थ हैं, समझ गए कि नहीं, ये आपके चुंबकीय गुण का कंप्लीट विरोध करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इसमें हो ही नहीं सकता है। तो हमारा कौन सा पदार्थ हो जाएगा? व्हाट वी कंसीडर फॉर द राइट आंसर फॉर दिस। तो साथियों वह मेरा पदार्थ कौन सा हो जाएगा? जल्दी आप ही लोग जवाब दीजिए, आप ही लोग जवाब दीजिए। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कमजोर, बहुत घटिया, बहुत ही न्यूनतम। कह रहा आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जरूर आंखों पर अगर चमक ज्यादा आएगी, चौंध आएगी तो मेंटल स्ट्रेस होगा, सर में दर्द होगा। तो हम लोगों को धूप चश्मा, धूप से बचने के लिए, चेहरे का मांस फेस बचाने के लिए, साफ चश्मा सुरक्षित ढंग से देखने के लिए ये काला चश्मे का आवरण हम लोग जरूर क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे चिंगारी वगैरह का या उस वेरिएशंस के साथ जो लाइटनिंग हो रही है उससे हमें क्या होती है साहब, यहां पर रिलीफ मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए। बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बिना लोड के चलाने पर मेरी फ्लक्स 0 हो जाती है, और हम जानते हैं मेरी गति मेरे फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर यह 0 हो जाएगा तो मेरा स्पीड का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। बहुत खतरनाक स्पीड पर यह मशीन काम करने लगेगी, और फिर उस खतरनाक स्पीड पर मशीन का भी क्षय होना तय है। मशीन का भी क्या होना तय है? क्षय होना तय है, डैमेज होना तय है। तो जवाब दीजिएगा, इसकी गति खतरनाक सीमा तक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डेंजरस हो जाएगी। साथियों स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मेरा जो है यह मेन वाइंडिंग है और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, बीच में हमारा रोटर है स्क्वायरल केज टाइप का। कैसा रोटर है? स्क्वायरल केज टाइप का रोटर है, और इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया है। ये मेरी RM, ये आप ऐसा कर सकते हैं, ये मेरी मेन वाइंडिंग की करंट IM और इधर की करंट IS। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम फेज को स्प्लिट करते हैं। फेज स्प्लिटेशन जो फिजिकली होता है वो कितने का? 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ कह देंगे विद्युतीय रूप से 90 पर इसको हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग रनिंग के बीच कितना होता है? 90 का मेरा कोणीय अंतर हुआ करता है साथियों। चलिए, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल डैश के रूप में, तो शीतलक के रूप में, इंसुलेटर के रूप में, दोनों रूप में काम करता है। मेरे तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 के भी प्रति mm से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। यही स्टैंडर्ड है, यही रखने का काम करते हैं। और ये नैप्थेनिक और हम लोग सिंथेटिक ऑयल का यूज करते हैं, नैप्था बेस्ड ऑयल का यूज करते हैं। और याद रखना साथियों, यह जो ऑयल है यह बिल्कुल भी आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ यह ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताप सहने की क्षमता भी इसमें उच्च होनी चाहिए। ये सारी इसकी बेसिक गुणवत्ता है। और जब धीरे धीरे प्रयोग करते करते
यह डार्क काला हो जाता है तो तेल को बदल देना चाहिए। इसका मतलब है इसका सामर्थ्य क्या हो चुका है, पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। जेफेट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले तो विद्वानों हम देख लें जेफेट का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है जेफेट। मेरे विद्वान साथियों, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट है, यह क्या है? यूनिपोलर है। क्या है साहब? यूनिपोलर है। इसमें जो धारा का संवहन होता है वह सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर के कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा या तो होल के कारण होगा। और आप ध्यान रखिएगा बीजेटी की अपेक्षा यहाँ नॉइज क्या होती है? बहुत कम हमारी होती हैं। मैं आपको यह बता दूं यह कैसा डिवाइस है, तो आपका फेट फैमिली का मेंबर है, और फेट फैमिली के सारे मेंबर क्या होते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? कौन सा कथन गलत है? तो वोल्टेज नियंत्रित है, यह सही है। शोर स्तर कम है, यह भी बात क्या है? सही है। ठीक है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर नहीं साहब, ये यूनिपोलर है, गलत कथन यही है। इसका इनपुट रिवर्स बायास्ड होता है, यह भी स्टेटमेंट मेरा क्या है सरकार? सही है। ठीक है कि नहीं? और आप जान लीजिएगा इनपुट रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से बहुत ज्यादा, इसका जो आर इन होता है वह 1 मेगा ओम से लेकर के कई 100 मेगा ओम तक हुआ करता है। तो गलत आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या उत्तर लेंगे? गलत कथन पूछा था तो हमारा गलत कथन क्या है? ए है। बाकी तीनों कथन क्या है साथियों? सही हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो एक ही टाइप का चार्ज कैरियर से जो चलता है तब ना एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट, इस तरह से हम लोग वर्गीकृत करते हैं कि नहीं करते हैं? अगला करा ओसीबी का पूरा नाम बताइए। तो ओसीबी मेरी ऑयल सर्किट ब्रेकर है। यहां पर आर्क क्वेंचिंग के लिए ध्यान रखिएगा, आर्क बुझाने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं। और ये तेल मेरी कौन सी होती है? ट्रांसफर तेल होती है। इसको हम अपने घरों में यूज नहीं करते, ध्यान रखना। ये सब आपका कहाँ? सब स्टेशन में, बड़े बड़े प्लांट में यूज होता है। इसकी क्षमता 132 से लेकर 400 के भी तक होती है। मिनिमम ऑयल यानी बल्क ऑयल और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर दो तरह की हमारी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कह रहा उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट करना होगा? हमारे 3 फेज अल्टरनेटर को स्टार में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि स्टार में मेरा VPH क्या होता है? आपका VL/√3। यदि हम लाइन वोल्टेज लेना चाहें तो √3 टाइम्स आपका VPH हो जाता है। स्पष्ट है। यदि आप वोल्टेज उच्च लेना चाहते हैं इन केस ऑफ स्टार, तो आपको मैं सजेस्ट कर दूं साहब, वी आर मोस्टली गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी स्टार। यह वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। √3 टाइम्स हमारी वोल्टेज क्या होती है? ऑन बिहाफ ऑफ डेल्टा अधिक हो जाती है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज आल्सो रिक्वायर्ड वेरी लेस। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इज आल्सो रिक्वायर्ड वेरी लेस। साथियों, विद्युत धारा ट्रांसफर को कौन व्यक्त कर रहा है? ये आपके पास लाइन डायग्राम दिखाया गया है। ये हमारी डी है, सी है, बी है और ए है। ए और डी तो आप देख के समझ रहे हैं कि दोनों मेरा क्या है? स्विच है, कहीं न कहीं क्या है? संबंध को बनाने का, जोड़ने का है ना, ये काम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? आप जरा गंभीरतापूर्वक बताइएगा, व्हिच टाइप ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स द सीटी? तो हम लोग क्या करेंगे? जो विद्युत धारा ट्रांसफर सीटी है उसका सिंबल यही होता है, जो कि बी नंबर में दिखा रहा है। आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। और आप सब जानते हैं मेरा सीटी एक प्रकार का क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसका यूज करते हैं उच्च धारा को मापने में। क्या करने में? उच्च धारा मापने में इसका यूज करते हैं। इतना ही नहीं साथियों, यह भी जान लीजिए मेरी जो सीटी है, ठीक है ना, इसका सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकेंडरी ओपन नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी सदैव क्या होनी चाहिए? आपकी क्लोज्ड या शॉर्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड या शॉर्टेड होनी चाहिए। पीटी में ऐसा नहीं है, वहां चलेगा, वहां ओपन रहा तो चलेगा, पीटी में दिक्कत नहीं है।
कह रहा 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित करते हैं? तो साहब जी 1 एम्पियर की विद्युत धारा है, आपको मालूम है I बराबर क्या होता है? Q इंटू टी की Q बाई टी। बिल्कुल सही कहा साहब, क्या होता है? Q बाई टी। तो अगर 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए आप किसी तार से प्रवाहित कर देते हैं तो मेरा कितना करंट हो जाता है? 1 एम्पियर। तो रिलेशन ही होता है एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकेंड। तो क्या जवाब देंगे? 1 कूलम प्रति सेकेंड यदि मेरी चार्ज प्रवाहित हो रही है तो दैट बिकम्स 1 एम्पियर करंट। इन दिस क्वेश्चन नंबर 29 वी आर गोइंग विद द ऑप्शन बी। साहब जी किसी कंडक्टर की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? साथियों ध्यान देना, मेरे कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्या है साहब? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं? इसको हम लोग ओम मीटर से सूचित करते हैं। इसका सिंबल क्या है आपका? रो है। क्या है? रो है। अब यहां से गौर कीजिएगा, यह न लंबाई पर डिपेंड करती है, न ही हमारे साहब जी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, या सिर्फ डिपेंड करती है तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, आपका पदार्थ कैसा है उस पर, और दूसरा नंबर हमारे टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। ठीक है, तो तापमान के बढ़ने घटने से इसके मान में कमी ज्यादा होती है। एरिया हो गया, लंबाई हो गया, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, इस सब से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो यानी आपका लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन का खत्म है मान। पदार्थ से संवाहक बना है, वह कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है, अब वो आयरन है कि सिल्वर है कि कॉपर है कि आपका गोल्ड है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो जिस टाइप का मटेरियल, दैट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। तो ये बातें हैं साहब, इसीलिए तीनों से कोई मतलब नहीं रहा। अगला देख लीजिएगा, कह रहा 12 वोल्ट 3 एम्पियर आवर की निर्देश वाली बैटरी से 10 घंटे तक लगभग कितनी धारा हम लोग ले सकते हैं? तो क्वेश्चन तो बड़ा ही मजेदार है। हम अगर बात करें साहब हाउ मच करंट वी आर टेकिंग, तो देख लीजिए 10 घंटे तक ली जाने वाली धारा, तो हम लोग धारा का मान क्या करेंगे? AH बटे आवर। AH आपका 3 घंटा 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 0.3 एम्पियर की करंट 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0.3 एम्पियर की करंट 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं। अगला है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेट के बीच विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है। V बराबर आपका 10 वोल्ट है। प्लेट के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर व्हाट। क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है, लेकिन हम इसको मापते हैं वोल्ट प्रति मीटर में, तो मुझे बदलना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर को मीटर में। अब मेरा मान क्या हो जाएगा? तो अब ये हो जाएगा 0.01 मीटर। 100 से भाग देंगे ना जी, 0.01 मीटर। अब E बराबर आप जानते हैं V बाई डी होता है, तो V हमारा हो गया 10 और D हमारा है 0.01। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1000 वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। क्या होता है सरकार? 1000 वोल्ट प्रति मीटर। तो वी आर गोइंग विथ विच ऑप्शन? वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो क्या हो गया मेरा? 1000 वोल्ट प्रति मीटर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या विद्यार्थी आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आपका डिस्कशन जो है, ये मैंने आपसे जो वादा किया है कि 20 टेस्ट का डिस्कशन होना है, गारंटी के साथ होगा। 18वें को आज हम पूरा कर रहे हैं, कल 19वां होगा और परसों 20वां होगा। और उसके बाद आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सेल्फ स्टडी जोरदार तरीके से करना है। जितना चीज है, जो भी आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है, सबको आप कलेक्ट कर करके बस 5 दिन 7 दिन कंसंट्रेट होकर के रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, आत्मसात करना है, मंथन करना है। समझ गए कि नहीं? अब ज्यादा भाग दौड़ करने का समय नहीं रहा।
अब शांत चित्त होकर के समुद्र बन जाना है और अपना लोहा 19 और 20 तारीख को अपनी ताकत दिखानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। 5% सहनशीलता के साथ 1 किलो ओम प्रतिरोधक का रंग कूट क्या होगा? यानी आपके पास कह रहा है कि 1000 ओम का मेरा प्रतिरोध है, अब प्लस माइनस 5% सहनशीलता है, तो 5% सहनशीलता से तो हम लोग समझ गए कि भाई गोल्डन कलर है। ठीक है, अब इस 1000 को हमको तोड़ना है ए बी इंटू 10 की पावर सी में, तो हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा? 10 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 5% लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। ये 1 क्या क्या हो गया? बीबी रॉय, ये आपका ब्राउन हो गया, 0 ब्लैक हो गया, 2 रेड हो गया, 5% गोल्डन हो गया। ब्राउन ब्लैक रेड गोल्डन कहाँ मिल रहा है? ब्राउन ब्लैक रेड गोल्डन, ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन ब्लैक रेड गोल्डन। ठीक है विद्यार्थी जी, तो जो मेरा स्टैंडर्ड है उस पर हम लोग तोड़ दिए, प्लस माइनस आपका D% होता है ना, R बराबर, तो देख लीजिए D मेरा 5 है, 5% गोल्ड का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध है नेचुरली हम लोग मानते हैं कितना साहब? लगभग शून्य मानते हैं। प्रैक्टिकली कुछ होता है 1 ओम, 5 ओम, 8 ओम, जहां जैसी परिस्थिति है, मिट्टी की जो स्थिति है उस हिसाब से वेरी करती है, लेकिन सेपरेटली वी आर मेंटेनिंग इट एज अ 0। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी धारिता के बारे में, तो हम लोग धारिता को अनंत मानते हैं। हम लोग जो है साहब इसके वोल्टेज को भी क्या कंसीडर करते हैं? जब धारिता अनंत हो गई तो वोल्टेज भी आपका 0 माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि प्रतिरोध को भी लगभग हम क्या मानते हैं? 0। और इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो तो नमक हो गया, चारकोल हो गया, पानी हो गया, ये सब अर्थिंग के दौरान डाल दिया करते हैं, या गहराई ज़्यादा हम लोग कर देते हैं ताकि नमी मेंटेन रहे। कह रहा परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट की खासियत आप जानते हैं, जल्दी मैग्नेटाइज भी नहीं होगा और जल्दी डीमैग्नेटाइज भी जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा, और तो और जल्दी डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों? तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है कि यह आपका क्या होता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व इसमें काफ़ी होती है। डीसी एप्लीकेशन के लिए काफ़ी फेवरेट माना जाता है। हिस्टेरिसिस लॉस उच्च होती है साथियों। हमारा जो प्रश्न है उसका सही और सूटेबल जवाब क्या है? आप एल्निको, सेमेरियम कोबाल्ट ये सभी का प्रयोग हम लोग हार्ड मटेरियल बनाने में, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाने में करते हैं। इसकी कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी भी क्या होती है? उच्च होती है। इसका बीएच कर्व का एरिया भी क्या होता है? चौड़ा होता है, वाइड होता है। ठीक है, कह रहा अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? लगाते ही नहीं हैं तो क्या हो जाएगी? अगर लगाते ही नहीं हैं और सीधा सप्लाई देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्योंकि फ्यूज जो चोक है ना, श्रेणी में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, और उसका काम है डिस्चार्ज के लिए, गैसियस डिस्चार्ज के लिए शुरुआती वोल्टेज को बढ़ाना, और जब वोल्टेज बढ़ा के डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया तो करंट को क्या करना? लिमिट कर देना। यही इसका मूल काम है। तो अनुनाद पर आरएलसी श्रृंखला परिपथ में धारा, साहब जी अनुनाद पर श्रृंखला परिपथ की बात हो रही है, आरएलसी सीरीज परिपथ की बात हो रही है। तो मेरा जो सीरीज सर्किट है वहां आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, आपका जब XL इक्वल टू XC होता है ना, तब जाकर के मेरी क्या हो जाती हैं? इम्पिडेंस आपकी Z किसके बराबर? मेरे रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती हैं। ऐसे केस में मेरा पावर फैक्टर R/Z होता है, जो कि आपका क्या होता है? R/R ही होता है। यहाँ हो जाता है 1। तो यानी Z के R के बराबर होने के कारण मेरी पावर फैक्टर क्या मिल जाती है? यूनिटी। और इस परिस्थिति में जब मेरी पावर फैक्टर यूनिटी होती है, मेरा Z R के बराबर होता है,
मेरी करंट मैक्सिमम होती हैं, जिसका मान सिर्फ क्या होता है, Im इक्वल टू V/R, क्योंकि बाकी कंपोनेंट तो यहाँ है ही नहीं। तो इसीलिए हम कौन सा उत्तर ले लें, RLC श्रृंखला परिपथ में धारा का मान सर्वाधिक होता है, महत्तम होता है, क्योंकि मेरी प्रतिरोध भी मात्र बचती है, मेरा रिएक्टेंस का टर्म पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाता है। समझे कि नहीं? तो क्या उत्तर ले लेंगे जी, ए नंबर। और एक छोटी बात बता दूं, इस सिचुएशन पर अगर पूछ दे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना, तो 1/2π√LC कितना हो जाएगा, 1/2π√LC। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत, तो देखिए साहब जी, संचालन लागत सबसे कम किसकी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। साथ ही साथ इसका गेस्टेशन पीरियड भी क्या होता है, उच्च होता है। यानी आप ध्यान रखिएगा, 100 वर्ष या उससे अधिक तक भी यह बड़े आराम से चलता है साथियों, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर शुरुआती खर्च, इनिशियल कॉस्ट इसका क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट इसका उच्च होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो आप समझ लीजिए, लागत तो मेरा उच्च हो गया, लेकिन ऑपरेशन का जो साहब झमेला है, संचालन की लागत, संचालन समझ लीजिए नगण्य है, बहुत कम है। और उसके बाद यहाँ इंजीनियर्स की भी संख्या कम हो जाती है। बनाने के टाइम में तो एक्सपर्ट सबको हम लोग बुलाते हैं, रहते हैं, बहुत भीड़ रहती है, बस 3 4 5 आदमी मिलकर ही पूरा प्लांट चला लेता है। समझ गए, सारी चीज़ें तो अब ऑटोमेशन पर भी बेस्ड हो गई हैं, तो इसका ऑपरेशन बहुत ही नगण्य होता है। क्योंकि फ्यूल में जो खर्चा हो रहा था वो तो आपका फ्री में पानी आ रहा है, बाढ़ का नियंत्रण हो रहा है, हरियाली फैल रही है, प्रदूषण पर्यावरण में नहीं हो रहा है, कितना फायदा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या जवाब देंगे, इसकी संचालन लगभग नेग्लेजिबल होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल कोड ऑफ इंडिया के अनुसार यानी NEC के अनुसार न्यूट्रल का रंग हम लोग कैसा लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। ब्लैक किसके लिए है, न्यूट्रल के लिए है। ग्रीन किसके लिए है, तो हमारे अर्थ के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, अर्थ के लिए या अर्थिंग के लिए है। नीला और लाल ये फेज तार का निरूपण है, किसका है, फेज तार का, ठीक है। लाल, नीला और यहाँ बीच में एक पीला, यह भी आपका क्या है साहब, फेज तार के रूप में है। समझ गए? तो रेड, येलो, ब्लू ये फेज तार है, ग्रीन अर्थ पॉइंट है, अर्थिंग है, और मेरा ब्लैक क्या है, न्यूट्रल है। रूप गुना किसका अनुपात होता है, फॉर्म फैक्टर KF, ये मेरा RMS वैल्यू बटा आपका क्या होता है, एवरेज वैल्यू। अब देख लीजिए साहब, RMS 0.707 VM होता है और मेरी एवरेज 0.637 VM, दोनों कट के कितना आ गया, 1.41 आ गया। कितना आ गया जी, 1.41। तो मेरा जवाब यहाँ से 1.41 कहाँ से आएगा, 1.1 आएगा, बताइए, 1.11 आएगा जी। 1.41 किसका आता है, पीक फैक्टर का, समझे कि नहीं? इसलिए सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 1.11। राइट आंसर क्या दे दीजिएगा, आपका RMS मान और औसत मान का रेशियो, ऑप्शन नंबर D, 40 का D। चलिए फॉर्म, आप पीक फैक्टर बताइए, तो पीक फैक्टर रहेगा KP, ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अब बटे आपकी RMS वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा VM अब बटे 0.707 VM। यहाँ आने के बाद हमारा होता है 1.414, तब फिर समस्या हमारी क्या हो जाती है, बिल्कुल नहीं रह पाती है। अगला है आपका 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। तो सरकार जब डेल्टा कनेक्शन लीजिएगा तो ये पैरेलल में हमारा डेल्टा है RYB। ऐसे सिचुएशन में मेरी फेज वोल्टेज लाइन के बराबर हो जाती हैं, लेकिन मेरी फेज करंट आपका लाइन बटा √3 होता है ना, और मेरा लाइन करंट √3 इंटू IPH होता है। अब इसमें देख लीजिएगा मेरा क्या हो जाएगा, लाइन करंट फेज करंट के बराबर नहीं, लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना IL बराबर √3 IPH। इसके माध्यम से 3 फेज 3 वायर सिस्टम का ही सिर्फ क्या कर सकते हैं,
विकास कर सकते हैं। समझ गए? यह 3 फेज 4 वायर हमको नहीं देगा। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह डैश के माध्यम से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो यहाँ आयन के माध्यम से होता है। यहाँ किसके माध्यम से? पॉजिटिव व निगेटिव आयंस के माध्यम से होता है। धनात्मक ऋणात्मक आयन फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से मेरे कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, होल व इलेक्ट्रॉन की मदद से आपका कहां पर? सेमी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है। किसकी मदद से? होल और इलेक्ट्रॉन की मदद से, फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से कंडक्टर में, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन की मदद से मेरे इलेक्ट्रोलाइट में। जानते हैं मेरे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, लिक्विड कंडक्टर के रूप में KOH का, H2SO4 का, है ना, इन सब का हम विशेष रूप से इस्तेमाल अलग अलग सेल्स में करते हैं। करा 6 वोल्ट का सीसा एसिड बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम दिया हुआ है, बैटरी के लघु परिपथ होने पर कितना करंट पास करेगा? क्वेश्चन तो बहुत ही कष्टदायक पूछ दिया जी। मेरा इंटरनल प्रतिरोध 0.01 ओम दे दिया, मेरी वोल्टेज 6 वोल्ट हमें बता दी गई है। कह रहा सर्किट आपका कर गया शॉर्ट। आई बराबर आप जानते हैं कैपिटल ई या भी बटे कैपिटल आर प्लस आर। तो मेरा कैपिटल ई कितना, भी कितना? मेरा भी है 6, आर कितना? तो मेरा एक्सटर्नल तो शॉर्टे कर गया तो 0 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया? 0.01 हो गया। तो 6/0.01 बराबर आपका 600 क्या आ गया? एम्पियर। तो देख लीजिए कितना गुना करंट मेरा भाग गया। बहुत ज़्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समझे? तो इससे स्पष्ट होता है कि जब सर्किट को आप शॉर्ट करते हैं तो करंट मैक्सिमम होती है, रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। इसको कभी नहीं भूलना है, वोल्टेज उसके सापेक्ष 0 जरूर हो जाता है। कह रहा 5 मिली हेनरी के सेल्फ के इंडक्टेंस और 10 एम्पियर की धारा से वहन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कॉइल में कितनी ऊर्जा होगी? तो हम लोग जानते हैं एनर्जी जो होता है खासकर इंडक्टिव कॉइल में हाफ LI का स्क्वायर होता है। तो 1/2 L का मान हो गया 5 गुना 10 के पावर -3 गुना आपका क्या हो गया? 10। LI का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ से हम लोग कर दें 1/2 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -3 इंटू यहाँ पर 100। तो सिंप्लीफाई कीजिए, 100 में से ये घट गया, कितना हो गया? 10 के पावर -1 और 2 से 5 घट गया तो कितना हो गया? 2.5 है ना? हाँ, 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर आपका 100। ठीक है, तो 100 में से चला गया था 10 के पावर -3 में से क्या बचा? सिर्फ -1 बचा, है ना? तो यानी 2.5 बटे भी 10 हो गया। तो 2.5 बटे 10 हो गया तो कितना हो गया? 0.25 जूल आया। तो हम कौन सा उत्तर ले लें? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए विद्यार्थी जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी है ना? सी में 0.25 यही ना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके आंखों के सामने। बड़ी मशीनों में पोल डैश से बने होते हैं। तो जो पोल है हमारा उसका काम है साहब जी चुंबकीय क्षेत्र का विकास करना, और इसी पोल के ऊपर में क्या लपेटी जाती है? वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो बड़ी मशीनों में जो मेरे पोल होते हैं वो सीट स्टील लेमिनेशंस के बने होते हैं, और उसको स्क्रू से हम लोग कसने का काम करते हैं ताकि मेरी लॉसेस जो हैं, एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, ये सब हमारी मिनिमम से मिनिमम हों। किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच का कोण, चाहे वो स्टार हो चाहे डेल्टा हो, वी ऑलवेज रिमेंबर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आपका क्या होता है? फेज एंगल बिटवीन 2 फेजेस ऑफ अ 3 फेज सिस्टम दैट बिकम्स 120 डिग्री। और सब आपका RYB के सीक्वेंस में दिखाते हैं। R से Y के बीच 120, Y से B के बीच 120, और B से R के बीच भी कितना? 120।
टोटल मिलाकर के 360 का एक साइकिल पूरा होता है। वी आर गोइंग विद द आंसर नंबर ए, 120 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग कहां पर? मैंने बताया है राइट हैंड रूल जो होता है, हमारी अंगूठा कंडक्टर के मोशन को बताती हैं, मेरी तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताती हैं, और मेरा जो मध्यमा है साथियों वह क्या बताता है? इंड्यूस ईएमएफ या धारा की दिशा बताती है। यानी इसका प्रयोग, राइट हैंड रूल का प्रयोग साहब कहाँ होता है? डीसी जनित्र में होता है। मोटर की बात करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। कह रहा हिस्टेसिस हानि को उस कोर के लिए सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है। हम लोग एक छोटी सी चीज जानते हैं, पीएच बराबर होता है KH BM टू द पावर 1.6 F इंटू V वाट। ये KH मेरा क्या है सरकार? हिस्टेरेसिस कॉफिशिएंट है, ठीक है। और ये हिस्टेरेसिस कॉफिशिएंट जो हमारा है वह आप देख रहे हैं कि पीएच, अगर ये KH का मान कम होता है तो मेरी पीएच भी नेचुरली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसके चयन के लिए हम लोग अच्छी गुणवत्ता का क्या करते हैं? अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखिएगा, चुंबकीय पदार्थ का। किसका साहब? अच्छी गुणवत्ता के चुंबकीय पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी गुणवत्ता के चुंबकीय पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब वैसा पदार्थ लेंगे जिसका हिस्टेरेसिस गुणांक क्या होगा? लो होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन स्टील लेंगे और हम किसको लेंगे? CrGOS को लेंगे। ये दोनों का क्या होता है? कम। सबसे ज्यादा कम CrGOS का होता है, 0.001 हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए? सरकार हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, गौर करिएगा, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में यहां हम लोग क्या करते हैं? इस जगह पर आपका यूरेनियम, फिर बीच में यहाँ क्या होता है? मंदक, फिर यूरेनियम, फिर मंदक। तो ये गति को धीमा करता है मेरा मंदक, ठीक है। आपसे पूछा है विखंडन की दर को, रेट को नियंत्रित करने के लिए, तो यहाँ कंट्रोल रड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंट्रोल रड लगाते हैं। और कंट्रोल रड के रूप में क्या होती है मेरी? कैडमियम और बोरन की क्या होती हैं? क्षार होती है, ठीक है। मंदक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। भारी पानी वगैरह का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो रियल आंसर है वो फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द जो हमारा विखंडन हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैडमियम की छड़ का नियंत्रक के रूप में साथियों प्रयोग करेंगे। ये सदैव ध्यान रखना। अगर कैडमियम नहीं मिल रहा है तो हम लोग बोरन को लेंगे। किसको लेंगे? बोरन को लेंगे। और ये मेरी चेन रिएक्शन होती हैं। आप जानते हैं नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो ऊर्जा मिलती है, जो उष्मा मिलती है, उसका नियंत्रण करना हमारे बस की बात नहीं होती है। इसीलिए हम लोग विखंडन की अभिक्रिया करवाते हैं, और वो भी नियंत्रित विखंडन, श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया, चेन रिएक्शन होता है यहाँ पर। चलिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घूमने का क्या कारण है? 3 फेज की इंडक्शन मोटर क्लॉकवाइज चल रही थी, एंटी क्लॉक क्यों चलेगी? एंटी क्लॉक वो तब चलेगी साहब जब उसके फेज सीक्वेंस को RYB को आपने कहीं न कहीं RBY कर दिया है, उलट दिया है, तभी ऐसा होगा। यानी यहां से स्पष्ट है मेरे विद्वान मित्रों कि यदि आपने डायरेक्शन को क्या किया है? चेंज किया है, पलटा है, तभी होगा। यानी आपका कहीं न कहीं प्रदायी लाइन के कला का अनुक्रम, फेज का सीक्वेंस पलट गया है। हालांकि याद रखना, सिंगल फेज में ये नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ 3 फेज में हो सकता है। सिंगल फेज में यदि ऐसा करना हुआ तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के टर्मिनल्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, पहला चीज है। दूसरा है कि डीसी मशीन में भी इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वहां भी यदि डायरेक्शन आपको रिवर्स करना है तो आर्मेचर या फील्ड कॉइल दोनों में से किसी एक का कनेक्शन को बदलना पड़ता है, तब जाके डायरेक्शन रिवर्स होती है। यही वो टेस्ट है जो आपके बीच हम पहुंचे हैं, और 20 टेस्ट के सफर में आज 18वां टेस्ट का भी परिचर्चा आरंभ हो गया, और ये अपने अंतिम चरण में है। 19 और 20 करने के बाद फिर यह कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग आपको
1500 क्वेश्चन इस पूरे सेशन के दौरान हम आपको कंप्लीट करवा चुके होंगे, जिसमें प्रीवियस ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। और यही वो बुक है जो रामबाण साबित होने वाली है। मात्र 6 सेट इसमें टोटल दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जिसका डिटेल सॉल्यूशन दिया है। और यहां पर आपको 20 सेट प्रैक्टिस के दिए हैं। लगभग इसके भी प्रैक्टिस के मुझे लगता है 50% क्वेश्चंस भी मैंने इसका भी आपके बीच कवर कर दिया। कुछ नए क्वेश्चंस हैं जिसको आप अपने अध्ययन के माध्यम से कमांड करने का प्रयास करेंगे। तो जीतो और मेहनत करिए और सफल होइए इस बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साहब। कह रहे हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? मेरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को मापने का काम करता है। क्या करता है सरकार? उच्च वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। ठीक है, अब उच्च वोल्टेज का ये मेजरमेंट करता है, बात तो सही है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। यहां पर क्या है विद्वान जरा बताना? यहां यह बात है सरकार कि यह मेरी स्टेप डाउन होती हैं। क्या होती हैं? स्टेप डाउन टाइप की ट्रांसफार्मर होती हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोग 100 से लेकर के 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर, क्या करना साहब, इतना का वोल्ट मीटर लगा करके बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर लगा करके हम बड़े आराम से उच्च मान के वोल्टेज को, प्राइमरी के वोल्टेज को मापने में सक्षम हो जाते हैं। इसका अगर सेकेंडरी खुला भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अप मेरा सीटी है। आइडियल का तो बात ही अलग है, ये तो कल्पना का हमारा आधार है, लेकिन इसी के आधार पर हम बाकी उपकरणों को बनाते हैं। इफिशिएंसी 100% होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर आपकी क्या है? सिंगल वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर है। वैरियक के रूप में, बैरक के रूप में इसका यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, किस रूप में यूज करते हैं? वैरियक या बैरक के रूप में यूज करते हैं। हालांकि इसका प्रयोग 3 फेज मशीन में भी किया जाता है। 50 अगर आपका 20 HP से ज्यादा रेंज की हमारी मोटर होती हैं, खास करके स्क्वायरल केज मोटर, तो वहां किसका यूज करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। नहीं विद्यार्थी जी, वहां स्टार्ट करने के लिए नहीं, इसकी सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा? जल्दी बताइए। ओवर करंट से सुरक्षा और अंडर वोल्टेज से सुरक्षा, इन दोनों से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सरकार पाइप भू संपर्क में चारकोल और नमक इसलिए डालते हैं ताकि मेरा भू प्रतिरोध कम हो जाए, और जब प्रतिरोध कम होगा तो तेजी से मेरी लीकेज करंट धरती में जाएगी। आप पूरी तरह से क्या होंगे? सुरक्षित महसूस करेंगे। आपका जीवन भी सुरक्षित होगा, उपकरण भी सुरक्षित होगा। वह वायरिंग सिस्टम कौन है जो बिजली के झटके से मुक्त है? जल्दी बताइएगा। वेब वायरिंग, बैटन वायरिंग, लेड शीथ वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग। व्हाट शुड बी द रियल आंसर फॉर दिस डियर फ्रेंड? आई थिंक यू आर एबल टू गिव द आंसर डियर फ्रेंड। केसिंग केपिंग जो है, यह बिल्कुल, इसमें झटका का कोई चांस कतई नहीं है। हालांकि हम लोग 2 तरह का केसिंग केपिंग करते थे, लकड़ी का और आपका पीवीसी का। लेकिन पहले लकड़ी चलता था, अब तो बहुत महंगा हो गया तो यूज में नहीं लिया जा रहा है। पीवीसी वाला भी काफी दिन काम किया, लेकिन अब इसको भी हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं। दोनों तरफ से इसमें खोल लगा रहता है, लेमिनेटेड खोल, इसीलिए चांस कम है। लेकिन अब हम लोग क्या कर दिए साहब, इसको भी रिप्लेस कर दिए। अब हम लोग कंसील कंड्यूट का करने लगे हैं, और कंसील कंड्यूट से बड़े आराम से क्या हो रहा है? सुरक्षित, अट्रैक्टिव और परफेक्ट वायरिंग हो जा रही है। 50 हर्ट्ज 8 पोल NS पूछ रहा है। हम लोग क्या करते हैं? 120 F/P करते हैं। तो 120 गुना आपका क्या हो गया? 50 बटा पोल 8, क्या मान निकला? 750 RPM। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैप वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच और बैक पिच। साहब जी, लैप वाइंडिंग के लिए मेरी YF और YB दोनों आपस में लगभग बराबर होती हैं। लेकिन अगर यही हम प्रोग्रेसिव की बात कर दें, इसकी बात कर दें, प्रोग्रेसिव की बात करें और रेट्रोग्रेसिव की बात करें, क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव में हम बात करें YC का मान, कम्यूटेटर पिच का मान, तो ये +1 है। रेट्रोग्रेसिव में YC का मान क्या है? -1 है। क्या है? YC जो मेरी कम्यूटेटर पिच है +1 है, और मेरी रेट्रोग्रेसिव में YC क्या है? -1 है। तो हम लोग क्या यहां पर साहब जी स्वीकार करें? ऑप्शन नंबर बी, आपका फ्रंट पिच बैक पिच, ये दोनों किसके बराबर होता है? मेरे पोल पिच के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है।
ठीक है, क्या हो जाता है जी, मेरा फ्रंट पिच बैक पिच ये सब मिल करके किसके बराबर, ये दोनों आपके पोल पिच के बराबर। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी, पोल पिच के क्या है, बराबर है। देखिए ओवरहेड कंडक्टर के कारण क्या हो रहा है, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए विपरीत दिशा में किए जाने वाले वायर को क्या कहते हैं। तो पोल को खिंचाव से, जो लास्ट किनारा पर पोल है, मान लीजिए सबसे अंतिम में गांव में आप ही का घर है और वहां पर पोल आया है, अब इधर से तार आ रही है, इसको डर है कि कहीं हमारा पोल इस साइड न खिंचा जाए ज्यादा ये करने से, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्लैंप लगा करके इस तरह से हम लोग पृथ्वी के अंदर इसको भी दे करके, यह होता है मेरा स्टे वायर। क्या होता है सरकार, यह मेरा स्टे वायर होता है, ठीक है। और इस स्टे वायर की मदद से हम बड़े आराम से इसको सहारा प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। और सिर्फ सहारा ही नहीं प्रदान करते, यहाँ आपका गे इंसुलेटर होता है और यह गे इंसुलेटर बिल्कुल भी संपर्क हमारे पृथ्वी के साथ या डायरेक्ट संपर्क इस कॉन्टैक्ट के साथ बनाने नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, बिछाने के विपरीत दिशा में किए जाने वाले तार को, तो पोल के खिंचाव से विपरीत दिशा में खींचे गए तार को स्टे वायर कहते हैं। जैसे नहीं केला का फल जब बहुत लद जाता है तो पेड़ न गिरे तो हम लोग पीछे से बांस वगैरह सपोर्ट में लगा देते हैं, उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो हम इंसुलेटिंग मेटल लेते हैं वो मेरा माइका होता है। माइका जो है उसी के ऊपर हम लोग नाइक्रोम के तार को लपेटने का साहब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी सप्लाई के पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जल्दी बताना मेरे विद्वान साथियों, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हमारा क्वेश्चन है गैस टरबाइन, ध्यान रखिएगा साहब, ये गैस टरबाइन जो है यह पीक लोड प्लांट है, ऐसा प्लांट जो सर्टेन समय के लिए चले और जब हमारी डिमांड बेस लोड की क्या हो, बढ़ जाए, जैसे गर्मी अब आ गई है तो अब धीरे धीरे बिजली की खपत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन पर लोड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग गैस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। बेस के अंदर आपका थर्मल आ जाता है, आपका साहब जी नॉर्मल हमारा हाइड्रल आ जाता है, समझे, हमारा न्यूक्लियर आ जाता है, ये सब आपका बेस में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि इसे डैश के लिए मिलाई जाती है, इसमें जो अशुद्धि मिलाते हैं उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं, और यह अशुद्धि आपकी पेंटावायलेंट तथा ट्राइवायलेंट होती है। क्या होती है, पेंटावायलेंट और ट्राइवायलेंट होती है। पेंटावायलेंट आपका क्या देता है, पंचसंयोजी तत्व एन टाइप का मटेरियल बनाता है। ट्राइवायलेंट क्या करता है, मेरा पी टाइप का मटेरियल बनाने का काम करता है, समझ गए। इसको हम लोग डोनर इंप्योरिटी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। इसको एक चाहिए क्योंकि यह 3 ही है और 4 हमारे क्या है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो मेरी चालकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डैश से उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। खटाखट जवाब दीजिए साहब, जो मेरे प्रेशर के माध्यम से बिजली उत्पन्न होगा उसे किस नाम से जानेंगे, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। हीट के माध्यम से थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट के माध्यम से लाइटो इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है। किट कैट फ्यूज किस पदार्थ से बना होता है, सबको मालूम है, पोर्सिलीन से बना होता है, रीवायरेबल होता है। क्या होता है, रीवायरेबल होता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसके क्या कर सकते हैं, इसके वायर्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कन्वर्ट करने का मतलब है जब डैमेज हो जाएगा तो चेंज करते हैं। कौन सा वायर लेते हैं, पीबी प्लस एसएन लेते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीबी प्लस एसएन लेते हैं और फाइबर पोर्सिलीन की हमारी बनी होती हैं ताकि आपका ताप सहने की क्षमता उच्च हो, अगर हल्का भी शॉर्ट या कहीं कुछ फॉल्ट आए तो यह डैमेज ना हो, और ऐसे भी यह ओवर लोड की स्थिति से यानी करंट के एक्सेस होने की स्थिति पर पिघल करके हमें सुरक्षा देने का काम करता है। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में, तो मेरी जो एनर्जी मीटर थी पुराने समय की इंडक्शन टाइप की, क्या थी एनर्जी मीटर, डिजिटल वाला नहीं, आपका अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है वो नहीं, इंडक्शन टाइप की। कौन सी है, इंडक्शन टाइप की, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा जो इंडक्शन टाइप का है
जरा उस पर समझ लीजिएगा विद्यार्थी जी। ठीक है, आइए साहब, आइए साथियों, तो हम लोग अब देख रहे हैं कि ऊर्जा मापी जो है हमारी, तो पुराना जो मेरा एनर्जी मीटर था वह इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर सिर्फ हमारी एसी एनर्जी को यह मेजर कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा था साथियों, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम डिस्क का हम प्रयोग करते थे और यह चक्ति जितनी बार घूमती थी उसके घूमने के हिसाब से ही हम लोग मीटर कोफिशिएंट के आधार पर हम लोग क्या करते थे, तो साहब आइडेंटिफाई कर पाते थे किस चीज को, तो कितना एनर्जी हुआ है। तो ये सबसे पहले तो देख लीजिए कि ऊर्जा मापी जो है यह आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है सरकार, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, समाकलन प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब इसमें कई बार ऐसी होती है परेशानी पुराने मीटर में कि आपने घर से आप बाहर चले गए, कुछ भी कंजप्शन आप पावर का नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सारा उपकरण आपका बंद है, लेकिन फिर भी धीरे 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 यह घूम रही है, आपका बिल आ रहा है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसे क्रीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीपिंग कहते हैं। और इसी क्रीपिंग को दूर करने के लिए एंटी पैरेलल में 180 के शिफ्टिंग पर उल्टा डायरेक्शन में इस पर हम क्या करते थे, छिद्र कर देते थे, होल कर देते थे। साथियों ध्यान रखिएगा, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रीपिंग से बचने के लिए। ठीक है, अगला साहब, कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो दोस्तों कोरोना के लिए आपका जिम्मेदार कारक है, जल्दी बताइए कोरोना के लिए क्या जिम्मेदार है। तो विद्यार्थी जी हमारी कोरोना जो है यह कहां पर होती है, हाई ट्रांसमिशन लाइन में होती हैं। उच्च विभव पर जब हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तब कोरोना की घटना जो है साथियों घटती है। अगर आपकी सतह अनियमित और खुरदुरी है तो यह ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती हैं। अगर सतह के बीच दूरी अधिक है तो कम होती हैं। चिकना सतह, स्मूथ सतह है तो कम होती हैं। रेगुलर और स्मूथ सतह है तब भी कम होती हैं। अगर आपका मौसम शुष्क है, बढ़िया मौसम है, तब भी कम होती हैं, है ना। अगर आपकी क्या हो जाए, ध्यान दीजिएगा, वो झमाझम बारिश वाली मौसम है, मूसलाधार बारिश नहीं, जो बारिश की एकदम एक सप्ताह तक हो रहा है हल्का हल्का, वैसे सिचुएशन में यह और बढ़ जाती है, समझे कि नहीं। तो इससे हिसिंग नॉइज उत्पन्न होता है, साथ ही आपको ओजोन गैस, ओजोन का उत्सर्जन होता है। वायलेट ग्लो चारों ओर हमारी क्या होती हैं, फैलती हैं बैगनी रंग की। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। इस सब आपका जो है डीसी में यह नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग अब क्या करने लगे, एचवीडीसी ट्रांसमिशन पर ज्यादा बल देने लगे। अगला कह रहा, किसी डायोड की प्रतिलोम धारा डैश के क्रम में होती है। किसी डायोड की जो रिवर्स करंट है, ध्यान रखिएगा, क्या है साहब, मेरे डायोड की जो रिवर्स करंट है वह किस ऑर्डर में होती हैं, जल्दी बताइएगा साहब। रिवर्स करंट मेरे डायोड की हमेशा क्या होगी साहब, माइक्रो एम्पियर में होगी, बहुत कम होगी। क्या होगी, बहुत कम होगी। और जो मेरी फॉरवर्ड करंट है वह मिली एम्पियर में होगी। क्या होगी, फॉरवर्ड जो होगी मिली में होगी और रिवर्स माइक्रो में होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि डायोड जो मेरा सिंपल डायोड है फॉरवर्ड बायस में काम करता है। अगर आप इसको रिवर्स बायस में करेंगे और फिर रिवर्स में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वैसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा सरकार, आपका क्षय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज एक्सेस होकर के मेरी डायोड समाप्त हो जाएगी। 3 फेज पावर और लाइटनिंग लोड के लिए केवल कितने कोर का होना चाहिए, आपको डबल काम करना है। आपको क्या करना है मेरे विद्वान मित्रों, आपको करना है, ध्यान रखिएगा, आपको करना है क्या, 3 फेज का पावर लोड भी आपको चलाना है, ठीक है, आप प्लस आपको सिंगल फेज का लाइट लोड भी क्या करना है, चलाना है। दोनों आपको चलाना है। जब ये दोनों आपको चलाना है मेरे विद्वान साथियों, तो बहुत ही ईमानदारी से आप देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें कम से कम 3.5 का लेना पड़ेगा, जिसमें 3 समान साइज जो है वह मेरे फेज के लिए होता है और हाफ वाला जो है वह न्यूट्रल के लिए होता है। दोनों को मिला के हम 3.5 कहते हैं, 3.5 कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। आईएस के अनुसार घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली तार की वोल्टेज ग्रेडिंग कितनी होती है। तो आईएस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डोमेस्टिक एप्लीकेशन में जो हम तार यूज करेंगे
उसकी वोल्टेज ग्रेडिंग किसी भी हाल में साथियों न्यूनतम हमारी अगर होगी तो हम उतना क्षमता लेके चलते हैं कि हमारा काम चल जाए। हालांकि 230 वोल्ट मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज है, लेकिन 230 का तार हम लेके नहीं चलते हैं। हम कितना लेके चलते हैं? 11 से लेके, बीच में जरूरत पड़ गया, आप कोई मान लीजिए मोटर लगाए, 3 फेज का सप्लाई देना पड़ा, तो फिर क्या कीजिएगा? पूरा तार बदलिएगा? नहीं। तो हम लोग 1100 की ग्रेडिंग के वोल्टेज को लेके चलते हैं, उस आधार पर हम लोग इसका उपयोग करने का काम करते हैं। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वोल्टेज की ग्रेडिंग के आधार पर हम इसका चयन कर रहे हैं। ठीक है, 1100 वोल्टेज द स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम में वायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम जैसे ही होगी तो सभी उपकरण आपके क्या होंगे? सभी उपकरण आपके समांतर में जुड़े होंगे। कैसे होंगे? समांतर में होंगे। आपका फ्यूज कैसा होगा? तो फ्यूज मेरा सदैव कैसा होगा सरकार? श्रेणी में होगा। फ्यूज सदैव कैसा होगा मेरा? श्रेणी में होगा। स्विचेज कैसी होंगी? उस पर्टिकुलर उपकरण के बिहाफ में श्रेणी में होंगी। ठीक है, यानी हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल लोड समांतर में जुड़ा होता है, सबको वोल्टेज समान मिलता है, ताकि हमारी क्या हो जाए, अगर कमरा नंबर 1 का एक बल्ब ऑफ हो तो मेरे कमरा नंबर 2 पर कोई असर ना पड़े। समझ गए कि नहीं? यानी एक बल्ब फ्यूज कर गया तो दूसरे तीसरे चौथे से कोई लेना देना ना हो, मेरी रोशनी वहां से हमें मिलती रहे। ठीक है, बिना अवरोध के मुझे आपूर्ति प्राप्त होती रहे। यही वो किताब है जिसने आपको बहुत सहयोग प्रदान किया है और कर देगा भी। आप सब लोग ध्यान रखिएगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए रुक्मिणी प्रकाशन की यह बुक मार्केट में उपलब्ध है और बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचा रही है छात्रों को। ITI ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बुक है, स्पेशल ये डीजल वाले मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए ऑटोमोबाइल ग्रुप की सेपरेट बुक है, जिसमें थ्योरी क्वेश्चन दोनों चीजें हैं। मैकेनिकल के लिए फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये वाली किताब है। तो ये सारी किताबें आपको इस बार सफलता दिलाएगी साथियों, और काफी आपको मदद पहुंचाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है। लचीली पाइप को क्या करते हैं? कठोर पाइप से जोड़ते हैं। तो यहाँ किसका जरूरत पड़ेगा? इसमें हमको कॉम्बिनेशन कपलिंग की जरूरत पड़ेगी, जो इस दोनों को ज्वाइन करने का काम करेगी। तो क्या होती है ये? मेरा ज्वाइंट कपलर कहिए या कॉम्बिनेशन कपलर कहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। कह रहा ट्रांजिस्टर में संग्राही धारा 4.5 एम्पियर है, यानी संग्राही मतलब कलेक्टर करंट कितना है? 4.5 एम्पियर है। बेस करंट कह रहा है आपका कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर है। कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर है ना? तो अब जरा हमको बताइए साथियों, आपकी क्या हो जाएगी? आपकी क्या हो जाएगी इमीटर करंट IE का मान? यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया है, चीज़ों को हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? तो वी आर गोइंग दिस इनटू माइक्रो से इसको मिली करेंगे तो 0.02 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि सदैव याद रखिएगा, जब भी जोड़ेंगे तो यूनिट को हमको क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। अगर यूनिट को समान नहीं करिएगा और तब जोड़िएगा तो चीजें क्या होगी? गलत हो जाएंगी। तो मेरा IE क्या होता है? इमीटर करंट बेस प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट मेरा कितना है? आप देख लीजिए 0.02 है, तो वैल्यू लिख देते हैं 0.02 है। कलेक्टर कितना है? 4.5 है। तो क्या हो गया? 4.52 मिली एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको जरूर चेंज कीजिएगा, यूनिट को जरूर बदलने का कोशिश करिएगा। चलिए साहब, स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर, ये सभी जो बने होते हैं यह इंसुलेटिंग मेटेरियल के बने होते हैं, ताकि आप अगर स्विच दबाने जाएं तो आपको झटका ना लगे। प्रायः हम लोग बैकेलाइट का उपयोग करके इसको बनाते हैं साथियों। ठीक है, प्रायः क्या होता है बैकेलाइट, आजकल तो रंग बिरंगा भी आने लगा है, क्वालिटी भी कई प्रकार की हो गई हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं। और हम लोग जानते हैं बैकेलाइट का 17 से 20 kV प्रति mm तक का क्या होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुआ करती हैं। किस उत्पादन प्लांट का संचालन खर्च, रनिंग कॉस्ट, गारंटी के साथ साथियों 85% से ज्यादा मेरी दक्षता,
पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो, है ना, साथ ही साथ बाढ़ का भी नियंत्रण। तो बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में मेरी क्या है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कौन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। गेस्टेशन पीरियड भी 100 से 125 साल। सिर्फ एक ही दिक्कत है, लागत क्या होती है, उच्च होती है, लेकिन परिचालन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट नेग्लेजिबल, क्योंकि फ्री में आपकी क्या है, पानी, उसका कोई खर्च नहीं लगता। साथ ही साथ हमारे संचालन के दौरान फिर हम लेबर या फिर इंजीनियर्स वगैरह की भी ड्यूटी यहाँ पे बहुत कम रहती है, कम ही लोग मिलकर बड़े से बड़े प्लान को चला लेते हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, यह जल से ऊर्जा ग्रहण करके विद्युत उत्पादित करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ हम लोग कैसा, सैलियन पोल टाइप का, कैसा साहब, सैलियन पोल टाइप के रोटर का प्रयोग करते हैं, जिसकी गति क्या होती है, निम्न होती है। क्या होती है, गति निम्न होती है। इसका व्यास अधिक होता है। क्या होता है इसका, ध्यान रखिएगा, व्यास अधिक होता है, एक्सियल लेंथ इसकी कम होती है। ठीक है, थर्मल में इसका प्रयोग नहीं करते, थर्मल में हम लोग सिलिंड्रिकल का प्रयोग करते हैं। 3000 आरपीएम के रेंज तक यह गति कर सकती है। फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का पीआईवी, तो फुल वेव सेंटर टैप में 2 डायोड है हमारा। याद है आपको कि इसके पीआईवी क्या होगी, यहां पर वीएम, यहां वीएम, तो पीक इनवर्स वोल्टेज मेरा होता है पीआईवी। क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। यह वो मैक्सिमम वोल्टेज है जब रिवर्स में हमारी डायोड वर्क कर रही होगी, तो उस वोल्टेज पर वह डायोड डैमेज नहीं करेगी, उतने को सहने की ताकत रखेगी। वो पीआईवी है जो कि आपका वीएम प्लस वीएम बराबर क्या हो रहा है, 2 VM हो रहा है साथियों। ठीक है, VM मेरा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और यही मेरा किसका होता है, आपको साहब फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन ब्रिज टाइप का, जिसमें 4 डायोड होते हैं। इस दोनों का VM होता है। सेंटर टैप में ट्रांसफर होना जरूरी है, तो ट्रांसफार्मर की मौजूदगी के कारण टैपिंग कर रहे हैं, तो यहां पर VM दैट बिकम्स 2 VM हो जाता है। अगला है एक इंडक्शन मोटर, जैसे ही एयर गैप बढ़ेगी, हमारे इंडक्शन मोटर में एयर गैप जो है साथियों, ये आप ध्यान रखना 0.3 से लेकर 0.5 mm तक ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। अगर एयर गैप बढ़ेगी तो मेरे मैग्नेटाइजेशन में भी कमी आएगी, नेचुरली रिएक्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, परिणाम मेरी इफिशिएंसी घट जाएगी, और साथ ही साथ मेरा पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर डी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थिंग के लिए किस तरीके में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है, तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है साहब। पाइप का आवश्यकता कहां पर होगा, पाइपे अर्थिंग में ना होगा, रॉड में तो रॉड होगा, ये पाइप अलग से दे दिया। तो पाइप अर्थिंग में हम लोग पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, जीआई का हम लोग पाइप लेने का प्रयास करते हैं। 38 mm का क्या होता है, कम से कम इसका व्यास होना चाहिए साथियों। ठीक है, गहराई हम लोग 4.75 मीटर तक जाने का प्रयास करते हैं। यह बढ़िया अर्थिंग मानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा कौन सा ऑसिलेटर बिल्कुल स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा उस ऑसिलेटर में वेरिएशन नहीं आती हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सरकार, मैं आपको बता दूं, मेरी क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह ऑसिलेटर क्या कर रहा है, तो यह साहब जी डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पर, ध्यान रखिएगा, डिजायरेबल यानी मनचाही आवृत्ति पर हमें एसी प्रदान करता है, यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मनचाहे फ्रीक्वेंसी पर हमें एसी आउटपुट के रूप में देने का काम साथियों ये करता है। ये हमारी ऑसिलेटर का फंक्शन है। तो साथियों आप सभी लोग इन प्रश्नों को रिवाइज करिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि अब भटकिए मत, अब उस पढ़े हुए चीजों को कमांड करिए। जितना आपके पास आ चुका है उसको सस्टेन करिए और शांत दिमाग से अध्ययन करिए। बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। आप सब इस बार सफलता की इबादत लिखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज विदा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।